नमस्कार। पश्चिमी एशिया में जो तनाव हम देख रहे हैं उसका असर सीधा सीधा भारत पर पड़ रहा है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को बेस बनाकर हम यही समझेंगे कि भारत आखिर इस इतनी बड़ी चुनौती से निपट कैसे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हजारों किलोमीटर दूर चल रहा एक संघर्ष भारत के लिए इतना अहम क्यों हो जाता है। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इसके जवाब ढूंढते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बड़ी चुनौतियों पर फोकस किया है। पहला, एक मानवीय संकट, मतलब हमारे लोगों की सुरक्षा। दूसरा, हमारी इकोनॉमी पर जो दबाव पड़ रहा है। और तीसरा, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जो खतरे हैं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को ही समझते हैं। देखिए, पश्चिम एशिया हमारे लिए सिर्फ मैप पर एक जगह नहीं है। ये भारत की अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की जिंदगियों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। 1 करोड़, सोचिए जरा, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतने सारे भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं, काम करते हैं। तो जाहिर है जब भी वहां कोई अशांति फैलती है तो हमारे लोगों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी, सबसे पहली प्राथमिकता बन जाती है। तो जब अपने ही लोग संकट में हों तो सरकार की पहली जिम्मेदारी क्या होती है? उनकी सुरक्षा। तो आइए देखते हैं कि भारत ने इस मानवीय चुनौती को कैसे हैंडल किया। 3,75,000, इससे भी ज्यादा लोग। ये एक बहुत ही बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है और ये दिखाता है कि भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और देखिए, भारत का रिस्पॉन्स सिर्फ लोगों को वापस लाने तक ही नहीं रुका। प्रधानमंत्री ने खुद वहां के लीडर्स से बात की, 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन शुरू की गईं। और तो और वहां के स्कूलों में सीबीएसई के एग्जाम तक कैंसिल कर दिए गए ताकि किसी को भी, खासकर स्टूडेंट्स को, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो लोगों की सुरक्षा तो हो गई पहली प्राथमिकता। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती आती है वो है देश की इकोनॉमी को संभालना। और इसकी शुरुआत होती है एनर्जी सिक्योरिटी से। एक बात समझनी होगी, आज जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो कोई रातों रात लिए गए फैसले नहीं हैं। ये तो पिछले 1 दशक की लंबी प्लानिंग का नतीजा है जो अब हमारे काम आ रही है, अब रंग ला रही है। मिसाल के तौर पर पिछले 11 सालों में भारत ने एनर्जी के लिए अपनी निर्भरता को पूरी तरह बदल दिया है। देखिए, पहले हम सिर्फ 27 देशों से तेल और गैस खरीदते थे। आज ये आंकड़ा 41 देशों तक पहुंच गया है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, जिससे होता यह है कि किसी एक रीजन पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाती है। और एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ बाहर से तेल खरीदना नहीं होता, बल्कि देश के अंदर खपत को कम करना भी होता है। अब जैसे 2014 में हमारा मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था और आज ये करीब 1100 किलोमीटर तक फैल चुका है। तो जाहिर है जब लोग मेट्रो से चलेंगे तो ईंधन की मांग अपने आप कम होगी। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग, ये भी एक गेम चेंजर साबित हुआ है। सोचिए, 1 दशक पहले ये सिर्फ 1.5% था और आज हम लगभग 20% ब्लेंडिंग तक पहुंच रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? तेल का इंपोर्ट कम और देश के पैसे की बड़ी बचत। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के पास इमरजेंसी के लिए 53 लाख मीट्रिक टन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी है, मतलब एक बहुत बड़ा इमरजेंसी फ्यूल टैंक। रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन से हर साल 180 करोड़ लीटर डीजल बच रहा है। और सोलर पावर में तो हमने कमाल ही कर दिया है, 3 गीगावाट से सीधे 140 गीगावाट तक। तो ये सारी चीजें मिलकर भारत को एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बना रही हैं। चलिए, एनर्जी की बात तो हो गई, अब आते हैं फूड सिक्योरिटी पर, जो उतनी ही जरूरी है। देखते हैं कि भारत ने अपने किसानों और अपनी फूड सप्लाई को दुनिया भर के संकटों से बचाने के लिए क्या तैयारी की है। आप बस ये सोचिए, एक वक्त था जब दुनिया में यूरिया की एक बोरी 3000 रुपए में बिक रही थी। ठीक, उस वक्त भारत के किसानों को वही बोरी 300 रुपए से भी कम में मिल रही थी। ये दिखाता है कि सरकार की पॉलिसी किसानों को इंटरनेशनल मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाने की रही है। और ये सिर्फ सब्सिडी की बात नहीं है। असल में भारत ने फर्टिलाइजर में आत्मनिर्भर होने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है। 6 नए यूरिया प्लांट लगाना, देश में ही दूसरे फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन बढ़ाना और मेड इन इंडिया नैनो यूरिया को लॉन्च करना, ये सब उसी बड़े प्लान का हिस्सा हैं। तो जमीनी स्तर पर ये सारी तैयारियां तो हैं ही, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भारत का क्या स्टैंड है? आइए अब भारत के डिप्लोमैटिक रुख को समझते हैं। देखिए, इस मामले में भारत का रुख बिल्कुल साफ और सीधा है। तनाव कम होना चाहिए, आम नागरिकों और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बंद होने चाहिए, जो इंटरनेशनल समुद्री रास्ते हैं उनमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, भारत का मानना है कि इस समस्या का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत और डिप्लोमेसी से ही निकल सकता है और किसी चीज से नहीं।
तो इन सारी तैयारियों और डिप्लोमेटिक कोशिशों के बीच अब आगे का रास्ता क्या है? अपने संबोधन के आखिर में प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से एक बहुत ही खास अपील की। तो अब सबसे जरूरी चीज क्या है? संदेश बिल्कुल क्लियर है। प्रधानमंत्री का संदेश सीधा और साफ था। हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा और हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। जो लोग इस स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं वो झूठ फैलाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक तरह से एकजुट रहने और अफवाहों से बचने का एक सीधा सीधा कॉल था। और आखिर में हम एक अहम सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। क्या भारत की पिछले 1 दशक की ये तैयारी भविष्य में आने वाले ऐसे ही संकटों का सामना करने के लिए काफी होगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।